हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर से उत्कर्ष परिवार में आपका दिल खोलकर स्वागत है। और ये देखिए दोस्तों, आज के थंबनेल से समझ जाना कि आज इरादे कितने नेक हैं। तो हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, सब कुछ छोड़ो अब होगी दोस्तों शादी की तैयारी। क्या शादी की तैयारी? और शादी के लिए माय डियर रसगुल्ला पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो हो जाओ तैयार। आज से शुरू होता है दोस्तों ओम मंगलम भगवान विष्णु 7 फेरों की तैयारी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो आज का पहला फेरा अपना अपना हाथ पकड़ के रखिएगा दोस्तों, ध्यान रखना कहीं कोई और ले जाए फेरे, ऐसा ना हो जाए। तो सभी का स्वागत है दोस्तों, हर सवाल को पूरी शिद्दत से नोट कीजिएगा। 18 जुलाई को जो तुमने उत्कर्ष को प्यार दिया था ना दोस्तों, उस प्यार के बदले मैं आपको 7 क्लास देता हूं और इन 7 क्लास में पेपर की खोपड़ी में छेद करके रहूंगा। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 7 फेरों की श्रृंखला के अंदर, जिसका पहला फेरा आज दोस्तों 24 जुलाई को रात्रि 9 बजे से आरंभ किया जाता है। और देखिए दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट, हमारी लड़ाई तो तूफानों से है, लहरें बेवजह शोर मचा रही है। क्या हमारी लड़ाई तो तूफानों से है, लहरें बेवजह शोर मचा रही है। हमारी लड़ाई तो खुद से है, पड़ोसी ऐसे ही फुदक रहा है। क्या पड़ोसी ऐसे फुदक रहा है? यहां तो लड़ाई दोस्तों किससे है? यहां तो लड़ाई खुद से है। और तैयारी किसकी है? तैयारी है दोस्तों 7 फेरों की। किसकी? 7 फेरों की। तुम्हें कसम है दोस्तों, ये 7 की 7 फेरे तुम्हें 15 अगस्त से पहले लगाने हैं। हर सवाल को नोट कीजिएगा। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तब तब हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। ये फेरे भी लगेंगे, मेहनत भी करेंगे, पसीना भी बहाएंगे दोस्तों, और सिलेक्शन लेंगे। क्या सिलेक्शन लेंगे? और ये सिलेक्शन के लिए चलाई गई सीरीज है। तो हो जाओ तैयार दोस्तों, जय माता दी। और आज का पहला सवाल आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हर ऑप्शन का पोस्टमार्टम करूंगा और अंत में 1 मिनट दूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो हो जाओ तैयार। पहली बात तो, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो यह था दोस्तों धोलावीरा। कौन सा? धोलावीरा। कहां स्थित है? गुजरात के अंदर। कहां स्थित है? गुजरात। तो अच्छे से नोट करना दोस्तों, धोलावीरा 3 नगरों में विभाजित, 3 भागों में विभाजित एकमात्र नगर था। कालीबंगा की बात करो दोस्तों तो लिख लेना, जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिलते हैं? जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिलते हैं। कहां स्थित है दोस्तों? महारो राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। लोथल की बात करो दोस्तों तो लोथल जो है गुजरात के अंदर स्थित है। और लिख लेना, यहां पर दोस्तों समुद्री संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। तो समुद्री संग्रहालय दोस्तों यहीं पर स्थापित किया जा रहा है लोथल गुजरात में। और चनहुदड़ो मनके बनाने का कारखाना कहां स्थित है? तो नोट करना, मनके बनाने का कारखाना जो है ये दोस्तों चनहुदड़ो के अंदर स्थित है। तो मनके बनाने का कारखाना। तो आंसर क्या हो गया? धोलावीरा दोस्तों गुजरात जो है इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो दोस्तों नोट करना, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्या? कांस्य युगीन सभ्यता। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि जो कांसा है दोस्तों किस किस से मिलकर बनता है? तो लिखना, तांबा और टिन से मिलकर बनता है कांसा, कॉपर प्लस Sn। और अगर पूछूं दोस्तों पीतल किससे बनता है? तो पीतल नोट करना, कॉपर प्लस दोस्तों जिंक जो है पिताजी से बनता है पीतल। किससे बनता
बनता है? ये लीजिए दोस्तों, पहला फेरा स्टार्ट किया, पिताजी आगे। कौन आगे? पिताजी आगे। नमस्ते। अब देखना दोस्तों, पीतल जो है कॉपर प्लस जिंक से बनता है पीतल, और कांसा बनता है कॉपर प्लस टिन से दोस्तों कांसा बनता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? छपेगा भाई साहब, ढंग से छापना, और सुन ले पड़ोसी, खामोशी छाएगी, छतों पर मेले लगेंगे, क्योंकि अब की बार मेरा रसगुल्ला तैयार है अब की बार खोपड़ी में छेद करने के लिए। तो नोट करना, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 10 10 10। गई भैंस पानी में, रसगुल्लो एक भी नहीं था। क्या? एक भी नहीं था दोस्तों। लिखना, मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी दोस्तों उपस्थित नहीं थे। अगर आपसे पूछे 42वां संविधान संशोधन, ये ले लो दोस्तों 10 11। मैंने कहा था ना फेरे लगवाऊंगा तुम्हारे, गलती मत करना। एक भी उपस्थित नहीं था मूल संविधान के अंदर। 42वां संविधान संशोधन 1976, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या? सरदार स्वर्ण सिंह समिति दोस्तों। और अगर आपसे पूछो किस देश से लिए गए? रूस से लिए गए। किससे? सोवियत संघ से लिए गए थे दोस्तों। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। 42वां संविधान संशोधन था 1976। इसके द्वारा अगर पूछूं आर्टिकल नंबर 51A के अंदर दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों कहां जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य लिखना, 86वां संविधान संशोधन 2002। कहां पर? 86वां संविधान संशोधन 2002, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और अगर आपसे पूछ लूं दोस्तों, अगर तुमसे पूछ लूं तो नोट करना, अगर पूछूं इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, फंडामेंटल ड्यूटी मूल संविधान में नहीं थे दोस्तों। ये ध्यान रखना, 42वें संविधान संशोधन 1976 से आए थे दोस्तों, 10 आए थे 51A के अंदर। 11वां कब आया दोस्तों? 86वें संविधान संशोधन 2002 से आया। और निशुल्क शिक्षा संबंधित है 11वां ये दोस्तों 86वां संविधान संशोधन है। अगर पूछूं 8 क्या है? तो 8 दोस्तों लिख लो, अनुसूची है। क्या है? अगर पूछूं 8 क्या है तो मूल संविधान के अंदर 8 जो है दोस्तों ये है भाई साहब अनुसूची। क्या? अनुसूची। वर्तमान में कितनी अनुसूची है? तो नोट करना दोस्तों, वर्तमान में 12 अनुसूची है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लिखना दोस्तों, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। पूरी की पूरी 7 क्लास लेनी है तुमसे, इतना वादा रहा। 60 से 70% पेपर दोस्तों इन 7 क्लास में से छपने वाला है। ये उत्कर्ष का आपके लिए तोहफा समझिए, आपके लिए उपहार समझिए, पर वादा करना पड़ेगा कि दोस्तों तुम पूरी शिद्दत से मेरे पसीने का हिसाब चुकाओगे। देखिए, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, अगर पूछूं दोस्तों एनी बेसेंट, नोट करना, ये कांग्रेस की दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी दोस्तों एनी बेसेंट। इनकी पत्रिका का नाम है कॉमनवेल्थ। क्या नाम है? कॉमनवेल्थ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर पूछूं पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष दोस्तों ये थी सरोजिनी नायडू। कौन सा अधिवेशन था? 1925 का कानपुर अधिवेशन। कौन सा? 1925 का कानपुर अधिवेशन दोस्तों पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। और यही दोस्तों सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल। तो नोट करना, भारत की दोस्तों पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये भी दोस्तों सरोजिनी नायडू। और अगर पूछूं इन्हीं के जन्म दिवस पर 13 फरवरी को दोस्तों कौन सा दिवस बनाते हैं? राष्ट्रीय महिला
महिला दिवस है। नोट करना, इन्हीं के जन्म दिवस पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है। अच्छे से छापना दोस्तों, राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्म दिवस पर? सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। अगला क्वेश्चन देखिए, मृतकों का टीला माउंट ऑफ द डेड किसे कहा जाता है? ये कहते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो। किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो। कहां स्थित है? पाकिस्तान के अंदर स्थित है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन, घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहां से मिलते हैं? तो लिखना सुरकोतड़ा। ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। सुरकोतड़ा गुजरात के अंदर स्थित है। और अगर आपसे पूछे घोड़े की अस्थियों, घोड़े की जो अस्थियां हैं दोस्तों, इसके जो अवशेष हैं ये कहां से मिलते हैं? सुरकोतड़ा से मिलते हैं। और कालीबंगा दोस्तों, अगर पूछ लूं आपसे दोस्तों, जुते हुए खेत के प्रमाण, काले रंग की चूड़ियां, ये दोस्तों कालीबंगा आपके राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सम्मान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? बड़े अच्छे से नोट करना दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या दोस्तों? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 44 के अंदर स्थित है। और अनुच्छेद 44 दोस्तों डीपीएसपी का भाग है। किसका भाग है? डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। कहां से दोस्तों? आयरलैंड से लिए गए थे नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के अंदर इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। अनुच्छेद 44 में दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता का उल्लेख है। और भारत का एकमात्र राज्य जहां दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, उसका नाम है दोस्तों गोवा। तो देखिए, मतलब पहला फेरा दोस्तों और सीधा गोवा का नाम। क्या? गोवा वाले बीच पर। तो लिखना, पहला राज्य, एकमात्र राज्य जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, वो है दोस्तों गोवा। तो अनुच्छेद 44 जो है, ये तो इसका ठीक आंसर है। अब आओ अनुच्छेद 17। पहला क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का जो अंत है, छुआछूत का अंत, ये अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का गठन। नोट करना, ग्राम पंचायत का गठन जो है, ये अनुच्छेद 40 है। और अनुच्छेद 79 में दोस्तों, अरे सरला, ये देखो खतरनाक दोस्तों, पहले आए पिताजी, फिर आया दोस्तों गोवा, अब आ गई सरला। कौन? सरला। तो लिखना, अनुच्छेद 79 है दोस्तों सरला। स से बना संसद, आर से बना राज्यसभा, ला से बना लोकसभा। 79 में संसद है, 80 में दोस्तों राज्यसभा है, और 81 के अंदर ध्यान रखना लोकसभा है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 44 है। कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की? तुम तो चारों ऑप्शन देखना और चारों ऑप्शन का दोस्तों पोस्टमार्टम करना। कार्ल लैंडस्टीनर, रक्त समूह की खोज किसने की दोस्तों? तो लिखना, ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसकी खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज की कार्ल लैंडस्टीनर ने। और अगर पूछो ए बी ओ ए बी, इस सिस्टम की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर। अगर पूछूं दोस्तों सबसे अधिक, अगर पूछूं यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, तो O माइनस। और दोस्तों सर्वग्राही AB+। नोट करना, अगर पूछूं यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता, वो है दोस्तों, नोट करना O माइनस है। सर्वग्राही दोस्तों ये ध्यान रखना AB+। क्या है? AB+ है। अगला क्वेश्चन, जीवित कोशिका की खोज ल्यू वैन
होक, किसने की है? ल्यू वैन होक ने जीवित कोशिका की खोज की। रक्त परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे, नोट करना, रक्त परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे ने दोस्तों खोज की। आनुवांशिकता के नियम आप सभी को पता है दोस्तों, ये खोज की किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्त समूह दोस्तों इसका एकदम सही आंसर है। अब तुम बताओ RH फैक्टर की खोज किसने की? क्या कमेंट बॉक्स में बताओ, RH फैक्टर जो है इसकी खोज किसके द्वारा? रीसस मंकी के अंदर की गई। क्या कहां की गई? रीसस बंदर के अंदर दोस्तों RH फैक्टर की खोज की गई। और वो दोस्तों ध्यान रखिएगा आप सभी, वो की थी वीनर और कोरलैंडस्टीनर, दोनों का नाम ध्यान रखना। अगर पूछ ले आपसे किसने की थी? वीनर और कोरलैंडस्टीनर, इन दोनों ने मिलकर दोस्तों किसकी खोज की थी? RH फैक्टर की खोज की थी। और अगर आपसे पूछ लो ब्लड क्या है, तो ब्लड इज ए दोस्तों लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, ध्यान रखिएगा इस शब्द को। रक्त क्या है? तो रक्त दोस्तों नोट करना, एक लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। मतलब दोस्तों अगर आपसे पूछो रक्त क्या है, तो रक्त तरल संयोजी उत्तक है। क्या तरल संयोजी उत्तक है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। क्या जिसका पीएच मान दोस्तों 7.4 होता है। और पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? सोरेनसन। ये ध्यान रखना, सीधा पेपर में पूछेगा पीएच पैमाने की खोज किसके द्वारा की गई दोस्तों? सोरेनसन के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन देखना, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, शब्द का उल्लेख कहां पर किया गया? तो नोट करना दोस्तों, इसका उल्लेख मुंडकोपनिषद में किया गया। और दोस्तों जवालोनिपस में किसका उपयोग है? तो लिखना इसमें 4 आश्रम, किसका? 4 आश्रम जो है इसका उल्लेख जवालोपनिषद के अंदर किया गया। तो अगर पूछूं सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, और दोस्तों 4 आश्रम का उल्लेख यह है आपके जवालोपनिषद। और 4 वर्णों का उल्लेख, क्या अगर पूछूं 4 वर्णों का जो उल्लेख है दोस्तों ये किया गया ऋग्वेद के अंदर। कहां? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया। कहां? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर 4 वर्णों का उल्लेख। हर पॉइंट को नोट करना दोस्तों, हर पॉइंट को नोट करना। आंसर क्या है? मुंडकोपनिषद इसका एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिश्रित ग्रंथि है दोस्तों, नोट करना। अगर आपसे पूछो मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो ध्यान करो रसगुल्लो, कौन सी ग्रंथि है? तो वो ग्रंथि है दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि। पहली बात तो दोस्तों जो मिश्रित ग्रंथि है 1 लाख पे घोषणा कर दो, तुम्हारी शादी करवा रहा हूं दोस्तों, और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तुम्हारी शादी करवा रहा हूं मेरी जान, और क्या चाहिए बता दो तुम दोस्तों। तुम तो बस पूरी शिद्दत से जो मेरा पसीना है ना इस क्लास के अंत तक बने रहना, इतना वादा रहा आपसे। 7 दिन के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके सबका दोस्तों भंडारा कर दूंगा। देखिए आपके सामने मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? यह है दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। आप पूछोगे इसकी खास बात क्या है दोस्तों? इसकी खास बात है कि ये दोस्तों हार्मोन भी निकालती है, और ध्यान रखना एंजाइम और पाचक रस भी निकालती है। क्या? एंजाइम और पाचक रस निकालती है। हार्मोन कौन सा? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन। और इस हार्मोन
हार्मोन का उत्सर्जन कहां से होता है दोस्तों? बीटा कोशिका से। किससे? बीटा कोशिका। और याद करो मैंने आपसे कहा था दोस्तों, जो इंसुलिन हार्मोन है इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। और अग्नाशय ग्रंथि का जो रस होता है उसे कहते हैं पूर्ण पाचक रस। क्या बोलते हैं दोस्तों? इस रस को कहते हैं पूर्ण पाचक रस। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस, टोटल डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि दोस्तों, मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि। किसे बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। करो या मरो हार्मोन दोस्तों, नोट करना, एड्रिनल ग्रंथि, फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो या भागो। क्या? लड़ो या भागो दोस्तों, फाइट एंड फ्लाइट, यह है एड्रिनल ग्रंथि। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है दोस्तों थायराइड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? ये ग्रंथि है, ध्यान रखना, थायराइड ग्रंथि। और अगर आपसे पूछो अंतःस्रावी ग्रंथियों की खोज किसने की थी, कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी जो ग्रंथि है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई? कमेंट बॉक्स में छाप दो। इसका आंसर हो गया अग्नाशय ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? नोट करना भाई साहब, कतई जहर क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में। अगर पूछ लो आपसे वेदों में झेलम नदी वितिस्ता दोस्तों, किसको? वितिस्ता। तो लिखना झेलम नदी को कहते हैं वितिस्ता। क्या बोलते हैं? वितिस्ता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अस्कनी किसे कहते हैं? अस्कनी कहते हैं चेनाब नदी को। अगर पूछूं परूषणी किसे कहते हैं दोस्तों? परूषणी कहते हैं रावी नदी को। और अघन्या किसे कहते हैं? गाय को। किसको दोस्तों? अघन्या जो है ये गाय को कहा जाता है। किसके अंदर? वेदों के अंदर। तो ध्यान रखना, झेलम नदी जो है दोस्तों, इस झेलम नदी को वेदों में वितिस्ता कहा जाता है। और दोस्तों अस्कनी चेनाब नदी को कहते हैं, परूषणी दोस्तों नोट करना रावी नदी को कहते हैं। और अगर पूछे अघन्या दोस्तों, ये गाय को कहा जाता है वेदों के अंदर। अगला क्वेश्चन देखना, असुमेलित को पहचानिए। 4 देश हैं, इनकी 4 राजधानी है। सब कुछ आएगा दोस्तों इस क्लास में। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना, 7 सीरीज हैं, मेरे साथ 7 सीरीज अटेंड कर लो। 7 के बाद में सीधा पेपर दे के आना। और अगर दोस्तों खोपड़ी में छेद ना हो तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं यहीं पर, मैं पूरी जान लगाऊंगा इस क्लास में। बस तुम अंत तक हार मत मानना। बताइए, असुमेलित को पहचानिए। रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहां तलवार नहीं, हम वंशज हैं राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। देखिए दोस्तों 4 देश हैं, केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी दोस्तों। याद करो, अगर पूछो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को कहां पर हुई थी? नैरोबी के अंदर। 5 जून को क्या मनाते हैं दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस। क्या? विश्व पर्यावरण दिवस। कब से स्टार्ट हुआ? 1974। पहला पर्यावरण दिवस किसने इसकी अध्यक्षता की? अमेरिका ने। और अगर पूछूं दोस्तों अभी 2021 में किसने पर्यावरण दिवस की अध्यक्षता की? नल्ला पाकिस्तान। किसने की? पाकिस्तान ने। अगला क्वेश्चन है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या? 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन
सम्मेलन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहला सम्मेलन। नोट करना दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका पहला सम्मेलन कौन सा है? वो है दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन। और नोट करना, अगर पूछे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसकी संख्या कितनी है दोस्तों, इसकी संख्या लिखना 17 लक्ष्य। कितने लक्ष्य? 17। अगला, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, तंजानिया की राजधानी है दोदोमा। क्या है दोस्तों? तंजानिया जो है इसकी राजधानी है दोदोमा। रबात किसकी राजधानी है? तो रबात लिखना दोस्तों मोरक्को की राजधानी है। किसकी? रबात दोस्तों मोरक्को की राजधानी है। और तंजानिया की राजधानी क्या है? दोदोमा। तंजानिया में दोस्तों माउंट किलीमंजारो, क्या अगर पूछे आपसे माउंट किलीमंजारो कहां स्थित है? तंजानिया के अंदर। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो, तंजानिया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, तंजानिया की राजधानी दोदोमा है। रबात दोस्तों कहां पर स्थित है? मोरक्को के अंदर। विशाख दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? चारों पुस्तक कतई जहर है दोस्तों। देखिएगा, इंडिका, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस और दोस्तों कादंबरी। तो विशाख दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी? जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। अगर पड़ोसी तेरी हिम्मत होना तो कमरे में से बाहर निकल, यहां मेरा रसगुल्ला अपना पसीना बहा रहा है। ये दोस्तों जो तकदीर है ना, खुद लिखेंगे, चिट्ठी थोड़ी है जो पड़ोसी लिख देगा, अपनी मेहनत के दम पर लिखेंगे। विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। कौन सी है? मुद्रा राक्षस है। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की पुस्तक है दोस्तों, इंडिका। मृच्छकटिकम बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, शूद्रक। किसकी है? शूद्रक की। और कादंबरी दोस्तों ये पुस्तक है बाण भट्ट। किसके समय? तो लिख लेना हर्षवर्धन के समय। किसके? हर्षवर्धन के समय बाण भट्ट की पुस्तक है कादंबरी। तो इसका आंसर हो गया मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की पुस्तक है। धम्म चक्र प्रवर्तन का संबंध है। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध जो है, इन महात्मा बुद्ध दोस्तों इन्होंने अपना जो पहला उपदेश था, क्या पहला जो उपदेश था ये कहां दिया था? तो नोट करना, सारनाथ के अंदर दिया। और इसे ही कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं? धम्म चक्र प्रवर्तन। तो महात्मा बुद्ध जी का पहला जो उपदेश था ये दोस्तों सारनाथ के अंदर दिया गया। सारनाथ कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। और लिखना दोस्तों धम्म चक्र प्रवर्तन, इसी घटना को कहा जाता है। लुम्बिनी में जन्म हुआ था दोस्तों किसका? आपके महात्मा बुद्ध जी का। बोध गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। और दोस्तों कुशीनगर जो है यहां हुआ महापरिनिर्वाण। क्या हुआ? महापरिनिर्वाण। ये दोस्तों कुशीनगर के अंदर हुआ। और कुशीनगर में ही दोस्तों ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। तो नोट करना, कुशीनगर ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पर दोस्तों? कुशीनगर के अंदर। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ। अगला क्वेश्चन, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? देखिए जो ऑप्शन होते हैं ना दोस्तों वो मैंने इसलिए बनाए हैं कि मैं सारी बातें आपको बता दूं उस क्वेश्चन से संबंधित। सबसे ज्यादा उपदेश है, इसको भी नोट करना। अगर पूछे सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती। कहां दिए? लिखना सर्वाधिक जो उपदेश थे वो दोस्तों श्रावस्ती के अंदर दिए गए। अगला क्वेश्चन, पहले जैन तीर्थंकर टोटल दोस्तों 24 तीर्थंकर हुए। अगर पूछो ऋषभ देव या आदिनाथ दोस्तों पहले जैन तीर्थंकर। पारसनाथ दोस्तों 23वें जैन तीर्थंकर। और महावीर स्वामी दोस्तों 24वें जैन तीर्थंकर। अगर मैं आपसे पूछूं केवल्य क्या है तो कमेंट बॉक्स में बताना केवल्य क्या है। और दोस्तों त्रिदर्शन क्या है? बताओ कमेंट बॉक्स में
त्रिदर्शन क्या है? दोनों क्वेश्चन के आंसर छापिएगा। आंसर हो गया पहला जैन तीर्थंकर ऋषभ देव थे। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों केवल्य क्या है, या फिर मैं आपसे पूछूं त्रिदर्शन कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, तो नोट करना दोस्तों। तीन अगर पूछूं आपसे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, क्या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इनका संबंध किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। और केवल्य क्या है रसगुल्लो? फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। निम्न में से कौन असत्य है? देखिए ब्लैक पैगोडा कहां स्थित है? उड़ीसा के अंदर। बिल्कुल ठीक बात है। कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों, इसे कहते हैं ब्लैक पैगोडा। किसने बनवाया? गंग वंश ने इसको बनवाया। और किसने दोस्तों? नरसिंह देव फर्स्ट। किसने? नरसिंह देव फर्स्ट गंग वंश के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, जो उड़ीसा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, कैलाश मंदिर दोस्तों, एलोरा के कैलाश मंदिर जो महाराष्ट्र में स्थित है। और सबसे बड़ी बात, पहाड़ी को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया। तो नोट करना, एलोरा के अंदर स्थित है कैलाश मंदिर दोस्तों, पहाड़ी को ऊपर से नीचे काटकर बनाया। क्या? ऊपर से नीचे काटकर बनाया। किस वंश ने? तो लिखना दोस्तों राष्ट्रकूट वंश ने। और किसने दोस्तों? कृष्ण फर्स्ट के द्वारा। किसके द्वारा? कृष्ण फर्स्ट के द्वारा राष्ट्रकूट वंश ने दोस्तों एलोरा कैलाश मंदिर को बनवाया। और नोट करना, कार्ले का चैत्य दोस्तों कहां स्थित है? सबसे बड़ा चैत्य महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। इस क्वेश्चन को लिखना, कार्ले का चैत्य। तो कार्ले का चैत्य दोस्तों कहां स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, जो कि सबसे बड़ा चैत्य। सबरीमाला मंदिर दोस्तों केरल। क्या? हां लिखना, सबरीमाला मंदिर कहां स्थित है? केरल के अंदर स्थित है। किसको समर्पित है दोस्तों? अयप्पा, लॉर्ड अयप्पा जी को समर्पित है। और सबरीमाला मंदिर में दोस्तों मकर विलक्कू त्योहार बनाया जाता है। तो लिखना, सबरीमाला मंदिर मकर विलक्कू त्योहार दोस्तों यहीं पर मनाया जाता है। विरूपाक्ष मंदिर, ये दोस्तों लिखना कर्नाटक के अंदर है, हम्पी के अंदर। कहां? कर्नाटक में हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हरिहर बुक्का ने दोस्तों विजयनगर को बसाया था। कृष्णदेव रॉय ये दोस्तों वहां के सबसे प्रमुख शासक थे। तो लिखना, हम्पी किसकी राजधानी है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी दोस्तों हम्पी है। और यहीं पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सबरीमाला मंदिर दोस्तों केरल के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो नोट करना, अथर्ववेद दोस्तों त्रिवेद में शामिल नहीं है। इसे कहते हैं जादू टोना। क्या? हां दोस्तों, जादू टोना वाला जो वेद है वो है दोस्तों कौन सा? अथर्ववेद। अब आपसे पूछता है कि जो ऋग्वेद है दोस्तों, क्या जो ऋग्वेद है, अगर आपसे पूछे ये जो ऋग्वेद है इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? देखिए मैं आपको लिख रहा हूं दोस्तों, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो लिखना ऐतरेय। क्या है? ऐतरेय जो है दोस्तों ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का दोस्तों लिखना गोपथ। क्या है? गोपथ जो है ये अथर्ववेद का है। और अगर पूछूं दोस्तों यजुर्वेद, इसका लिखना सतपथ। क्या है? सतपथ जो है दोस्तों ये यजुर्वेद का है। तो ध्यान रखना, ब्राह्मण ग्रंथ भी दोस्तों सीधा सीधा पेपर में पूछता है। ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, अथर्ववेद का गोपथ दोस्तों, यजुर्वेद का सतपथ, इन सभी ब्राह्मण ग्रंथ को ध्यान रखना। अथर्ववेद
त्रिवेद के अंदर नहीं आता। निम्न में से किस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है? तो नोट करना दोस्तों, खजुराहो के मंदिर, किसका? खजुराहो के मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है। छतरपुर के अंदर दोस्तों मंदिर स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर। किसने बनवाया दोस्तों? चंदेल शासकों ने इसको बनवाया। और महादेव कंदरिया जी का मंदिर, लिख लो रसगुल्लो, सीधा पेपर में पूछता है महादेव कंदरिया जी का मंदिर कहां स्थित है? तो खजुराहो के मंदिर में, छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है महादेव कंदरिया जी का मंदिर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? मदुरई के अंदर। कहां? मदुरई। और मदुरई कहां है दोस्तों? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर, ये असम के अंदर स्थित है। और सबसे खतरनाक दोस्तों, असम में कामाख्या मंदिर में अगर पूछो एक मेला लगता है, उस मेले का नाम क्या है? तो असम का कामाख्या माता मंदिर, योनि की पूजा होती है, जहां से दोस्तों मनुष्य का जन्म हुआ। क्या? जहां से मनुष्य का जन्म हुआ उस स्थान की पूजा होती है। और यहीं पर दोस्तों एक मेला लगता है, अंबुबाची का मेला। किसका? अंबुबाची का मेला। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का मंदिर राजस्थान के माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है, दिलवाड़ा का मंदिर। तो आंसर क्या हो गया? खजुराहो का मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाई दरवाजा दिल्ली में किस शासक के द्वारा बनवाया गया? मैंने हर टॉपिक को छूने की कोशिश की है, एकमात्र उद्देश्य दोस्तों कि जो आपसे कहा था ना कि 7 क्लास होंगे और दोस्तों 7 फेरे होंगे, हर क्लास अपने आप में दोस्तों मील का पत्थर साबित होने वाली है। तो नोट करना, अलाई दरवाजा दिल्ली में किस शासक के द्वारा बनवाया? तो यह बनवाया दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा बनवाया गया। अगला क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा जारी की गई? तो लिखना बाजार नियंत्रण प्रणाली दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जारी की गई बाजार नियंत्रण प्रणाली। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर पूछे कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए पोस्टमार्टम करते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया दोस्तों? अजमेर के अंदर है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। और इसी ने दोस्तों किसका निर्माण स्टार्ट किया? कुतुब मीनार। किसका दोस्तों? इसी ने, नोट करना, कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये दोस्तों स्टार्ट किया। पूरा किसने करवाया था? ये पूरा करवाया दोस्तों इल्तुतमिश ने। किसने? पूरा किसने करवाया? पूरा करवाया दोस्तों इल्तुतमिश। किसने? इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। स्टार्ट किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट कराया। और अगर याद करो लाख बख्श की उपाधि किसके पास थी? तो नोट करना, लाख बख्श की उपाधि ये भी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के पास थी, लाख बख्श। एक उपाधि और थी कुतुबुद्दीन ऐबक के पास, कमेंट बॉक्स में पढ़वाओ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसका तो आंसर हो गया अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाई गई। और दोस्तों अलाई दरवाजा दिल्ली के अंदर इनके द्वारा ही बनाया गया। अब तुम्हें बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों, जो मैंने पूछा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पास में लाख बख्श के अलावा एक और दोस्तों उपाधि थी, कैसे डेथ हुई थी? अरे डेथ तो तुम जानते होंगे दोस्तों, डेथ हुई थी इनकी चौगान खेलते हुए। किससे? हाँ भाई साहब, चौगान खेल रहा था रसगुल्लो, निपटारा हो गया। क्या?
चौगान या फिर पोलो खेलते हुए दोस्तों घोड़े से गिर गया कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। निपटारा हो गया। अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया दोस्तों अकबर ने। किसने करवाया? अकबर ने। और किस विजय के बाद में? गुजरात विजय के बाद में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, कहां स्थित है बुलंद दरवाजा? तो नोट करना दोस्तों, फतेहपुर सीकरी। कहां है? फतेहपुर सीकरी। ये कहां स्थित है? आगरा के अंदर है। और इसी दोस्तों फतेहपुर सीकरी आगरा के अंदर पंचमहल भी स्थित है। तो नोट करना, यहीं पर दोस्तों पंचमहल ये भी कहां स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा दोस्तों ये भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो आंसर होगा इसका अकबर दोस्तों। हुमायूं का मकबरा, पूर्व का ताजमहल और 4 बाग शैली में बना हुआ मकबरा। तो लिखना दोस्तों हुमायूं का मकबरा। अगर आपसे पूछो पूर्व का ताजमहल किसे कहते हैं दोस्तों, तो पूर्व का ताजमहल कहते हैं हुमायूं के मकबरे को। 4 बाग शैली में बना हुआ मकबरा किसका है? हुमायूं का मकबरा। कहां स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। अगर पूछो जहांगीर दोस्तों चित्रकला का स्वर्ण काल किसका है? वो है जहांगीर। तो लिखना चित्रकला का स्वर्ण काल दोस्तों जहांगीर। और अगर पूछो शाहजहां वास्तुकला का स्वर्ण काल किसका है दोस्तों? आर्किटेक्चर का स्वर्ण काल है, वो है दोस्तों ध्यान रखना शाहजहां। किसका? तो वास्तुकला का स्वर्ण काल शाहजहां, चित्रकला का दोस्तों जहांगीर। अगर पूछो आपसे हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली में स्थित है दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर पूछो फतेहपुर सीकरी, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, गुजरात विजय, इन सब का संबंध है अकबर से। किससे? अकबर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में किया गया? खतरनाक क्वेश्चन दोस्तों। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है। क्या 10 मंडल है? पेपर में सीधा क्वेश्चन आया गायत्री मंत्र किस भगवान को समर्पित है? ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। अगर पूछूं आपसे ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं दोस्तों ऋग्वेद में। इसका तीसरा जो मंडल है इसमें उल्लेख है गायत्री मंत्र। किसका? गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री दोस्तों समर्पित है भगवान सूर्य। इस क्वेश्चन को ढंग से नोट करना, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? भगवान सूर्य को समर्पित है गायत्री मंत्र। अगर पूछो 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो यह है दोस्तों सोमदेव। किसका है? सोमदेव जी का। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंदर दोस्तों 4 वर्णों का उल्लेख। क्या 4 वर्णों का उल्लेख पुरुष सूक्त के अंदर 10वें मंडल में किया गया। तो टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल है दोस्तों। और आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है तीसरा मंडल। तो गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में 10 दोस्तों मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। क्या नोट करना, अगर पूछ ले आपसे सूक्त कितने हैं तो 1028 सूक्त हैं। टोटल मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में पुजारी को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश G7 का मेंबर नहीं है? तो नोट करना दोस्तों G7 गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। अब देखिए 7 फेरे पड़ रहे हैं और दोस्तों पहला फेरे के अंदर कौन आ गई? गर्लफ्रेंड आ गई। तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। अगर पूछो 7 देश दोस्तों कौन कौन से देश हैं? पहला लिखना जी से बना जर्मनी। क्या बना? जी से बन गया जर्मनी। एफ से बन गया दोस्तों फ्रांस।
क्या बना? फ्रांस। जैसे बन गया दोस्तों जापान, यू से बना दोस्तों अमेरिका, आई से बना इटली, क्या बना? इटली। सी से बना दोस्तों कनाडा, क्या बना? कनाडा। और ई से बन गया दोस्तों इंग्लैंड, क्या बन गया? इंग्लैंड। तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना ये दोस्तों G7 है। और नोट करना, जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा और चाइना, ये 7 देश दोस्तों इसमें शामिल है। कौन नहीं है? भारत दोस्तों इसका मेंबर नहीं है। अभी हाल ही में इसकी बैठक कहां पर हुई दोस्तों? तो लिखना कॉर्नवॉल के अंदर होती है, जो इंग्लैंड के अंदर स्थित है। कहां? जो इंग्लैंड में स्थित है कॉर्नवॉल, यहां पर इसकी बैठक होती है। इसकी थीम क्या थी? बिल्ड बैक बेटर। क्या दोस्तों? इसकी थीम थी अब की बार बिल्ड बैक बेटर। क्या? बिल्ड बैक बेटर। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वही सिंहासन होगा। ये मेरा परिवार है, ये उत्कर्ष का परिवार है, ये फूल पत्ती वाला परिवार है, और यहां पर पसीना शिद्दत से बहाया जाता है। तो आओ मैदान में दोस्तों, जिसने भी सोच ली कि मुझे सोना है, तो ध्यान रखना एपीजे अब्दुल कलाम को कि दोस्तों केवल सोने वाले को केवल उतना मिलेगा जितना मेहनत करने वाला छोड़ देगा। पसीना तो बहाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल दोस्तों। समय ध्यान रखना आप सभी, वक्त किसी का नहीं है, जिसने इसका सदुपयोग कर लिया वक्त उसी का होगा। तो आइए दोस्तों, अगर पूछे आपसे G7 में भारत शामिल नहीं है, कॉर्नवॉल इंग्लैंड के अंदर इसकी 47वीं बैठक होती है, बिल्ड बैक बेटर, ये दोस्तों इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो नोट करना, झंडूबाम क्लाइव दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? वो है दोस्तों क्लाइव। और इसी के समय 1757 का प्लासी का युद्ध लड़ा गया। किसका? प्लासी का युद्ध 1757 का इसी के समय हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग्स दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स है। और नोट करना, विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल। क्या? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। और कैनिंग दोस्तों, कैनिंग नोट करना, भारत का पहला वायसराय। क्या? भारत का पहला वायसराय कौन है? यह है दोस्तों कैनिंग। 4 में से कोई तो आएगा, आजा मैदान में, मेरा रसगुल्ला तैयार बैठा है तुझे नस्ते नाबूद करने के लिए। तो नोट करना, भारत के पहले गवर्नर जनरल वो है दोस्तों विलियम बेंटिक। कौन है? विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि इन्हीं के समय अगर पूछे विधि आयोग का गठन हुआ और पहला विधि आयोग का अध्यक्ष मेकाले को बनाया गया, तो नोट करना, इन्हीं के समय दोस्तों किसका गठन हुआ? विधि आयोग। और इसका पहला अध्यक्ष मेकाले भाई साहब को बनाया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिक दोस्तों एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? अगर तुम्हें याद हो 1905 के अंदर दोस्तों करजन ने, किसने? करजन ने क्या किया था? बंगाल विभाजन की घोषणा की। और बंगाल विभाजन कब से लागू होना था? 16 अक्टूबर 1905। अगर मैं पूछूं आपसे बंगाल विभाजन कब से लागू होना था? 16 अक्टूबर 1905 से लागू होना था। और अगर आपसे पूछे, क्या? अगर आपसे पूछे दोस्तों कि उससे पहले ही
7 अगस्त 1907, क्या उससे पहले ही 7 अगस्त 1905 को दोस्तों अगर पूछे कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ, स्वदेशी आंदोलन है। और इसमें दोस्तों विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, किसका? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया दोस्तों। और ये अगर पूछूं कहां से स्टार्ट हुआ, टाउन हॉल कोलकाता से स्टार्ट हुआ। तो अगर आपसे पूछ ले कि 7 अगस्त 1905 को दोस्तों स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, टाउन हॉल कोलकाता से स्टार्ट हुआ, कब से लागू होना था? 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन को लागू होना था। तो काम किसका था? कर्जन का काम था दोस्तों, बंगाल विभाजन का काम। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थायी बंदोबस्त ढंग से नोट करना दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। 3 व्यवस्था है, 3 में से एक दोस्तों आपसे 100% पेपर में छपने वाली है। अगर आपसे पूछे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, तो यहां पर लागू होती है स्थायी बंदोबस्त। किसने लागू की दोस्तों? ये लागू की कॉर्नवालिस। किसने की? कॉर्नवालिस ने लागू की। अगर पूछो साउथ इंडिया में कौन सी होती है, तो यहां लिखना रैयतवाड़ी। कौन सी है? रैयतवाड़ी। ये किसने लागू की दोस्तों? रीड और मुनरो। किसने की? रीड और मुनरो। और अगर पूछो इधर की साइड कौन सी है, तो लिखना महलवाड़ी। कौन सी है? महलवाड़ी। किसने लागू की दोस्तों? ये की थी होल्ट मैकेंजी। किसने? होल्ट मैकेंजी ने लागू की। नोट कर लो 1 नंबर। क्या 1 नंबर छापना दोस्तों। स्थायी बंदोबस्त ये प्रणाली लागू की थी कॉर्नवालिस ने। अगर आपसे पूछो रैयतवाड़ी दोस्तों, ये प्रणाली लागू की रीड और मुनरो ने। और अगर पूछो महलवाड़ी दोस्तों, ये प्रणाली लागू की होल्ट मैकेंजी। तीनों की तीनों दोस्तों छाप के रखना, सीधा सवाल पूछेगा। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त। ये जो स्थायी बंदोबस्त है ना, इसी प्रणाली को दोस्तों क्या कहते हैं? जमींदारी व्यवस्था। क्या बोलते हैं? इसी प्रणाली को जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर है कॉर्नवालिस, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रवाह आगे की तरफ होता है? पहली बात तो ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है। क्या अगर मैं पूछूं आपसे ऊर्जा का दोस्तों एक दिशीय प्रवाह होता है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कितना परसेंट? 10% होता है। और ये नियम किसने दिया था? लिंडेमान का नियम। किसका दोस्तों? ये नियम है लिंडेमान का। ऊर्जा का 10% प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ये नियम किसने दिया? ये नियम दिया दोस्तों लिंडेमान ने। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 10% इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती। अरे लूट लो रसगुल्लो, क्या तुम भी लूट लो, पेपर को लूटो। किसको? पेपर को लूटो। चारों डेट में से कोई ना कोई एक डेट दोस्तों सीधा पेपर में छपने वाली है। 7 अगस्त 1905 लिखना, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ 7 अगस्त 1905। विदेशी वस्तुओं की दोस्तों होली जड़ाई गई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। कहां से स्टार्ट हुआ? टाउन हॉल कोलकाता से स्टार्ट हुआ। 5 फरवरी 1922 नोट करना भाई साहब, इस दिन हुआ था चौरी चौरा घटना। कौन सी? चौरी चौरा घटना। और कहां हुई थी? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। कहां? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और इसी घटना के बाद में अगर पूछूं दोस्तों, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने समाप्त कर दिया। चौरी चौरा घटना 9 अगस्त 1925 इसी
इसी दिन दोस्तों नोट करना, काकोरी ट्रेन डकैती होती है लखनऊ के पास। कहां? लखनऊ के पास। अशफाक उल्ला खान दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल, सबके सब होते हैं उसमें, लेकिन एक बंदा पकड़ में नहीं आया, उसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। क्या? मैं आजाद हूं और मैं आजाद ही रहूंगा, चंद्रशेखर आजाद। और 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों ये कौन सी घटना है? जलियांवाला हत्याकांड। क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड, बैसाखी का दिन था दोस्तों, अमृतसर की घटना है। और इसमें किसके द्वारा दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया? तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती की गई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? तो यह किया था हेक्टर मुनरो। अगर तुम्हें याद हो, बक्सर का युद्ध कहां लड़ा गया था? बिहार के अंदर। कब लड़ा गया? 1764 में। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो। और याद करो दोस्तों, बक्सर के युद्ध में जीतने के बाद किसको बुलाया गया? यह बुलाया गया क्लाइव। किसको दोस्तों? नोट करना, बक्सर के युद्ध में जीतने के बाद दोस्तों क्लाइव को बुलाया और इसने 1765 में इलाहाबाद की संधि की। तो नोट कर लेना, बक्सर के युद्ध के बाद में 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। और दोस्तों कौन करता है? क्लाइव करता है। युद्ध किसने जीता? हेक्टर मुनरो ने जीता, लेकिन करता कौन है? करता है दोस्तों क्लाइव। कौन करता है? क्लाइव करता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा ज्योतिबा फुले, सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर में छपा दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक का नाम क्या है? तो नोट करना, गुलामगिरी दोस्तों, ये महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी पुस्तक का नाम है। और अगर पूछो इनका समाज कौन सा है दोस्तों? सत्य शोधक समाज। क्या? सत्य शोधक समाज। और वो डेट कौन सी है? 11 अप्रैल। कौन सी है? 11 अप्रैल। तो 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फुले दोस्तों। और नोट करना, गुलामगिरी पुस्तक, सत्य शोधक समाज। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। किसकी है? जवाहरलाल नेहरू। 1929 दोस्तों लाहौर अधिवेशन। क्या? 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की, पूर्ण स्वराज की मांग की। किसकी मांग की? पूर्ण स्वराज की मांग की। अगला क्वेश्चन, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। क्या? गीता रहस्य लिखिएगा, बाल गंगाधर तिलक है। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल, भारतीय उपद्रव का जनक है। नोट करना, भारतीय उपद्रव का जनक किसे कहा गया? तो भारतीय उपद्रव का जनक दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया। तो इस क्वेश्चन को भी छाप लेना। सीधा पूछेगा, बाल गंगाधर तिलक को किसके द्वारा दोस्तों क्या कहा गया? भारतीय उपद्रव का जनक कहा गया। नोट करना, वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया। सत्यार्थ प्रकाश, ये नोट करना दोस्तों, स्वामी दयानंद, इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो आंसर हो गया गुलामगिरी, महात्मा ज्योतिबा फुले। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1927 में दोस्तों साइमन कमीशन का गठन हुआ। किसका? साइमन कमीशन का गठन जो है ये 1927 में हुआ। 1928 में साइमन कमीशन दोस्तों भारत पहुंचा। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। क्या? नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने पेश की 1928 में। 1931
1931 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किया गया। और 1932 में दोस्तों पूना पैक्ट होता है महात्मा गांधी और दोस्तों आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बीच में क्या होता है? पूना पैक्ट होता है यरवदा जेल पुणे के अंदर। तो इसका आंसर है 1931, 5 मार्च 1931। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? छाप लो। क्या? छाप लो। 1 नंबर दोस्तों पक्का। क्या? 1 नंबर पक्का है। कौन सा रोग वायरस से नहीं होता? तुम तो वायरस के सारे रोग याद कर लो। रचना, अरे याद करो, रचना हमें पानी दो जरा। क्या? रचना हमें पानी दो जरा। और ये ले विष पी। क्या? ये ले जहर पी, विष पी। तो विषाणु से होने वाले रोग कौन से हैं? पहला पॉइंट लिखना रचना। रचना से बना दोस्तों रेबीज। क्या बना? रेबीज। और दोस्तों सीएस से बन गया लिखना चेचक। क्या बना? चेचक या फिर चिकन पॉक्स। क्या बना? चिकन पॉक्स या फिर चेचक। हमें से बन गया दोस्तों हेपेटाइटिस। क्या बना? हेपेटाइटिस। एम से बन गया मीजल्स खसरा। और ई से बन गया दोस्तों इबोला। क्या बना? इबोला। पानी से बना दोस्तों पोलियो। क्या बन गया? पोलियो। 2 से बना डेंगू। क्या बना? डेंगू। और जरा से बना दोस्तों जीका वायरस। क्या बना? जीका। तो अगर आपसे पूछ ले रेबीज, चेचक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मीजल्स, इमोला, पोलियो, डेंगू और दोस्तों जीको वायरस, ये सब के सब किससे होते हैं? विषाणु वायरस से होते हैं। तो नोट करना, टिटेनस जो है दोस्तों ये बैक्टीरिया से होता है, टिटेनस। और नोट करना, इसे धनुष टंकार रोग कहते हैं और इसमें जबड़ा बंद होता है, इसीलिए दोस्तों नोट करना इसे कहते हैं लोकजो। क्या बोलते हैं? लोकजो कहते हैं। लिखना धनुष टंकार रोग। क्या? धनुष टंकार रोग या फिर दोस्तों लोकजो, ये किसे कहा जाता है? टिटेनस को कहा जाता है और जीवाणु से होने वाला रोग है। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की? तो नोट करना दोस्तों रास बिहारी घोष। ये दोस्तों कौन सी थी? 1907 का सूरत अधिवेशन। कौन सा? 1907 का सूरत अधिवेशन। और दोस्तों कांग्रेस, नरम दल और गरम दल के बीच में ब्रेकअप हो गया। क्या? ब्रेकअप हो गया। नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ 1907 के सूरत अधिवेशन में। महात्मा गांधी दोस्तों 1924 का बेलगाम अधिवेशन, महात्मा गांधी ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की। व्योमेश चंद बनर्जी, ये दोस्तों पहला अधिवेशन 1885 में व्योमेश चंद बनर्जी ने अध्यक्षता की। अंबिका चरण मजमूदार 1916 लखनऊ अधिवेशन। और दोस्तों कांग्रेस के दोनों दलों का आपस में दोस्तों वापस से पेचअप किसमें हुआ? वो हुआ, ध्यान रखना, 1916 लखनऊ अधिवेशन। तो अंबिका चरण मजमूदार एकदम ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन, विद्या देवी भंडारी किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है? तो नोट करना दोस्तों नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। और अगर याद हो आपको नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। यहां पर किसका मुख्यालय है? दक्षेस या फिर सार्क का मुख्यालय है नेपाल के काठमांडू के अंदर। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की बात करूं दोस्तों, श्री जयवर्धनपुरे। क्या? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे दोस्तों ये ध्यान रखना राजधानी है श्रीलंका की। और दोस्तों मैत्रीपाला सिरिसेना ये यहां के राष्ट्रपति हैं। कहां के? ये दोस्तों राष्ट्रपति हैं, नोट करना श्रीलंका। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर दौआ। कौन दोस्तों? नेपाल के प्रधानमंत्री है शेर बहादुर दौआ, नोट कर लेना। ये प्राइम मिनिस्टर हैं। राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी है। बांग्लादेश दोस्तों
टका इसकी मुद्रा है और शेख हसीना जुल्फों वाली दोस्तों ये इसकी वर्तमान में प्रधानमंत्री। और भूटान की राजधानी है थिम्पू। क्या है? थिम्पू। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, नेपाल इसका एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, म्यांमार से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता? तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि म्यांमार से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता। तो देखिए दोस्तों, यहां पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश, यहां पर स्थित है नागालैंड, यहां स्थित है मणिपुर, यहां स्थित है मिजोरम। अगर पूछो असम जो है दोस्तों ये यहां पर स्थित है और यहां स्थित है म्यांमार। क्या है? म्यांमार। तो आपसे पूछेगा कौन सा राज्य दोस्तों म्यांमार से सीमा नहीं बनाता? तो दोस्तों असम जो है ये म्यांमार से सीमा नहीं बनाता। पेपर में सीधा ठोकेगा तुम्हारे सामने कि म्यांमार से सीमा बनाने वाले देशों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखो। तो नोट करना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, क्या मणिपुर दोस्तों, और मिजोरम, ये चारों का क्रम जरूर ध्यान रखना। उत्तर से दक्षिण में, दक्षिण से उत्तर में, चारों का क्रम आपको ध्यान रखना है। तो असम जो है ये म्यांमार से सीमा नहीं बनाता। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मरुस्थल पश्चिम एशिया में स्थित है? पेटागोनिया मरुस्थल, कुछ याद है दोस्तों आपको? पेटागोनिया मरुस्थल कहां स्थित है? अर्जेंटीना। कहां है? अर्जेंटीना। और यहां घास के मैदान, पंपाज घास के मैदान। अगला क्वेश्चन, टकला मकान मरुस्थल चीन के अंदर स्थित है और इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा क्या है? रेमेनबी दोस्तों, या फिर जिसे युवान कहते हैं, ये इसकी मुद्रा है। गोबी का मरुस्थल दोस्तों ये लिखना, चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है गोबी का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन, रब अल खाली साउथ दोस्तों सऊदी अरब के अंदर स्थित है रब अल खाली। तो लिखना सऊदी अरब, रब अल खाली। और नैफूद मरुस्थल, कौन सा? नैफूद भी पूछ ले तो भी दोस्तों सऊदी अरब है। रब अल खाली ये भी दोस्तों सऊदी अरब के अंदर है। तो अच्छा क्वेश्चन है, पश्चिमी एशिया में रब अल खाली दोस्तों मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो नोट करना, 1972 के अंदर स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्वीडन की राजधानी है। और पूछो दोस्तों, पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जो सम्मेलन था ये कहां पर हुआ? ये हुआ दोस्तों स्टॉकहोम के अंदर 1972 के अंदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर पूछो आपसे 1992, तो छापिए भाई साहब, 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कहां पर हुआ था? रियो के अंदर। कहां? रियो के अंदर हुआ था 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन। और इसी सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ये संस्था की स्थापना की गई। तो नोट करना, इसी सम्मेलन में UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन की संस्थान 1994 में स्थापना होती है। इसी संस्थान की जो बैठक है उसे कहते हैं COP। तो 1994 में स्थापना होती है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इस संस्था की दोस्तों बैठक को कहा जाता है। तो अगर पूछूं आपसे UNFCCC इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1994 में हुई। भूख लग रही है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं दोस्तों, ये जल मेरे हाथ में है, मैं भी अभी जाकर ही खाना खाऊंगा आपके बाद में। क्या? जाकर खाना खाऊंगा आपके बाद में। पर बात इतनी सी है दोस्तों, मैं अपनी जिद पे हूं। क्या? मैं अपनी जिद पे हूं। यूट्यूब से सिलेक्शन कैसे नहीं होता
होता, मैं आपको दिखाऊंगा, बस तुम मेरी हिम्मत हो। क्या तुम मेरी हिम्मत हो? ये दोस्तों कलेजा तुम्हें निकाल के दे दूं अगर मेरा बस चले, तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए। बस इतनी सी दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, इतनी सी मेहनत है आपके सामने। अब देखिए 1992 इसका एकदम सही आंसर है। 1982 पहली बात तो लिखना, 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है 1982, और 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन। नोट करना, अगर पूछ लूं 2002 तो ये दोस्तों लिखिएगा जोहान्सबर्ग सम्मेलन। क्या जोहान्सबर्ग सम्मेलन कब हुआ था? 2002 के अंदर हुआ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? पहले दोस्तों भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर मैंने आपसे कहा 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए यूटी बनते हैं, जम्मू कश्मीर और दोस्तों लद्दाख। क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए दोस्तों 9। फिर देखिएगा, फिर दोस्तों आपके सामने 26 जनवरी 2020 को 2 यूटी दादर नागर हवेली और दोस्तों दमन दीव, इन दोनों को मिलाकर 1 यूटी बनाया गया। तो वापस से कितने हो गए? 8। तो वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। पहले पूछे 7 थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गए दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को, ये हो गए दोस्तों 9। फिर मैंने आपसे कहा कि दोस्तों 26 जनवरी 2020 को दोस्तों कितने दादर नागर हवेली और दमन दीप को आपस में मिलाया, तो वापस से कितने बन गए? वापस से 8 दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? खतरनाक क्वेश्चन है। आज के बाद इस सवाल को भूल जाओ तो मुझसे कहना। देखिए भारतीय मानक समय रेखा कौन सी रेखा है? 82.5 डिग्री। कौन सी रेखा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा। अगला क्वेश्चन, कहां से निकलती है? नैनी से या फिर दोस्तों मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से निकलती है। किस किस राज्य से निकलती है? तो लिख लेना। अगर दोस्तों राज्य पूछे तो इसकी ट्रिक है कि दोस्तों आंधी में छाता ऊपर उड़ा। क्या? हाँ, नोट करना, इसकी ट्रिक क्या है? आंधी में छाता ऊपर उड़ा, बोलो बांके बिहारी लाल के जय। तो आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंधी से बन गया आंध्र प्रदेश, मैं से बन गया दोस्तों मध्य प्रदेश, छाता से क्या बना? छत्तीसगढ़। क्या बना? छत्तीसगढ़ है। और दोस्तों ऊपर से बन गया उत्तर प्रदेश, उड़ा से बन गया ओडिशा। क्या बन गया? ओडिशा। तो इन 5 राज्यों से निकलती है कौन सी रेखा दोस्तों? लिख लेना, भारतीय मानक समय रेखा। तो आंधी में छाता ऊपर उड़ा, तो लिखना आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ओडिशा। ये 5 राज्य हैं जहां से दोस्तों मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश निकलता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना दोस्तों, यहां से ये मानक समय रेखा नहीं निकलती। किससे? तेलंगाना से नहीं निकलती। तो आंधी में छाता ऊपर उड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस जीआई टैग का संबंध गोवा से नहीं है? पहला क्वेश्चन है जीआई टैग दोस्तों ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। क्या? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर दोस्तों भौगोलिक संकेतक है। अधिनियम कौन सा है? 1999 का अधिनियम है। कितने वर्षों के लिए होता है? 10 वर्षों के लिए होता है।
पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। किसको? दार्जिलिंग की जो चाय है जो वेस्ट बंगाल की है, इसे पहला जीआई टैग दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोवा का जीआई टैग कौन सा है? तो खोला मिर्च है। खोला मिर्च कौन सी मिर्च है? खोला मिर्च है। पड़ोसी तेरे बहुत काम आएगी ये वाली मिर्च, एक बार सिलेक्शन होने दे, खोला मिर्च। दूसरा है मोयरा केला, तीसरा है हरमल मिर्च, चौथा दोस्तों लिखिएगा आपके मोयरा केला, हरमल मिर्च, खाजा। क्या है? खाजा। ये सभी का दोस्तों जीआई टैग किसके पास है? गोवा के पास है। शाही लीची का जीआई टैग बिहार के पास। किसके पास है? शाही लीची का जीआई टैग बिहार। और तेजपुर की लीची का दोस्तों असम। इसे और नोट करना भाई साहब, तेजपुर की जो लीची है इसका जीआई टैग असम के पास है। अगला क्वेश्चन देखना, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो नोट करना 16 सितंबर को बनाते हैं विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। लिखना 1 नंबर। क्या? 1 नंबर नोट करना दोस्तों। पहली बात तो ये जो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस है क्यों बनाते हैं? 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहां स्थित है? कनाडा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, अगर पूछूं ओजोन परत दोस्तों कहां पर पाई जाती है? समताप मंडल में। कहां मिलती है? समताप मंडल में ओजोन परत दोस्तों पाई जाती है। और अगर पूछ लो आपसे ओजोन परत कौन सी किरणों को रोकती है? अल्ट्रा वायलेट किरण, पराबैंगनी किरण। इससे दोस्तों घाटा क्या है? त्वचा का कैंसर जो है ये दोस्तों इससे घाटा है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस है। 22 मार्च को जल दिवस बनाते हैं। 22 का आंकड़ा ढंग से नोट करना दोस्तों, विश्व जल दिवस है 22 मार्च को बनाते हैं। 22 अप्रैल दोस्तों पृथ्वी दिवस बनाते हैं। 22 मई को ये बनाते हैं दोस्तों जैव विविधता दिवस है। तीनों की तीनों दोस्तों ढंग से नोट करना, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस है और 22 मई दोस्तों जैव विविधता दिवस है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स देशों की मुद्रा नहीं है। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। कौन सी मुद्रा ब्रिक्स देशों की नहीं है? BRICS, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्राजील की मुद्रा क्या है दोस्तों? इसकी मुद्रा है रियाल। क्या है? रियाल। अगर पूछो रसिया की मुद्रा दोस्तों तो रूस की मुद्रा है रूबल। क्या है? रूबल। अगर पूछूं इंडिया तो भारत की मुद्रा है दोस्तों रुपया। क्या है? रुपया। अगर पूछूं चीन दोस्तों, चीन की मुद्रा है रेमेनबी। क्या है? रेमेनबी, जिसे तुम युवान भी कहते हो। और साउथ अफ्रीका दोस्तों, साउथ अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। क्या है? रैंड। इसीलिए ब्रिक्स देशों की जो मुद्रा है, ब्रिक्स देशों की मुद्रा को 5R करेंसी कहते हैं। क्या? इसकी जो मुद्रा है 5R करेंसी कहलाती है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि 5R करेंसी किसे कहा जाता है? तो नोट करना दोस्तों, 5R करेंसी ब्रिक्स देशों की मुद्रा को कहा जाता है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। रियाल, रूबल, रुपया, रेमेनबी और रैंड। तो ब्रिक्स की कौन सी मुद्रा नहीं है? बोलीवर दोस्तों ब्रिक्स की मुद्रा नहीं है। अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछे बोलीवर किस देश की मुद्रा है तो बोलीवर लिख लेना दोस्तों, वेनेजुला की मुद्रा है। किसकी? वेनेजुला की करेंसी है बोलीवर। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? तो नोट
नोट करना, कैडमियम की अधिकता से दोस्तों कौन सा रोग होता है? इटाई रोग। कौन सा? इटाई रोग कैडमियम की अधिकता से। मरकरी की अधिकता से दोस्तों लिखना मिनी माता। क्या? मिनी माता जो रोग है ये मरकरी की अधिकता से होता है। मरकरी का मतलब दोस्तों पारा, इसे हम Hg कहते हैं। क्या? Hg कहते हैं पारा। अगला, नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और फ्लोराइड की अधिकता से दोस्तों जो आपके दांत हैं ये खराब होते हैं फ्लोराइड की अधिकता से। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? ये होता है दोस्तों नाइट्रेट की अधिकता से। अगर पूछे इटाई रोग दोस्तों कैडमियम, अगर पूछे मिनी माता रोग दोस्तों मरकरी, अगर पूछे फ्लोराइड दांत खराब, और सबसे खतरनाक क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, और वो है कि दोस्तों कमरे के तापमान पर कौन सी धातु, अगर पूछो कमरे के तापमान पर कौन सी धातु लिक्विड फॉर्म में होती है, द्रव अवस्था में होती है, वो है दोस्तों मरकरी। कौन सी? पारा मरकरी। दोस्तों नोट करना, कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में होती है। बर्मी कल्चर का संबंध है अंगूर से, बिल्कुल दोस्तों अंगूर से संबंध है वीटी कल्चर। किसका है? वीटी कल्चर। कैचुआ किसान का मित्र कहते हैं इसको दोस्तों, और इससे संबंधित है वर्मी कल्चर। क्या है? वर्मी कल्चर। रेशम कीट पालन दोस्तों इसका संबंध है सेरी कल्चर। किससे? सेरी कल्चर। और मधुमक्खी पालन इसका संबंध है एपी कल्चर। किससे? एपी कल्चर। तो अगर आपसे पूछूं दोस्तों वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? कैचुआ से संबंधित है वर्मी कल्चर। किससे? वर्मी कल्चर दोस्तों अंगूर से नहीं, कैचुआ। बीटी कल्चर है अंगूर से। किससे? अंगूर से। प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? चारों संविधान संशोधन आपके लिए अति महत्वपूर्ण। पहला संविधान संशोधन नवी अनुसूची। कौन सी है? नवी अनुसूची। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कब हुआ था? 1951 में हुआ था। अगला 42वां संविधान संशोधन 1976 कब से लागू हुआ? 1977 से लागू हुआ। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 अनुच्छेद नंबर 21A दोस्तों शिक्षा का जो अधिकार है वो 86वें संविधान संशोधन है। और 101वां संविधान संशोधन ये दोस्तों जीएसटी कन्यादान 1 जुलाई 2017 दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017। तो अगर आपसे पूछे प्रस्तावना में संशोधन एक ही बार हुआ है 42वें संविधान संशोधन से 3 शब्द जोड़े गए। एक तो दोस्तों लिख लेना आप सभी, अगर पूछे कौन कौन से 3 शब्द तो लिखना दोस्तों समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। 3 शब्द दोस्तों जोड़े गए थे प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन से। तो ये दोस्तों आपके सामने बिना रुके बिना थके दोस्तों पूरी क्लास मैंने आपके सामने ली। मुझे नहीं पता कि आपको कैसी लगी होगी क्लास। मैं आपसे एक चीज मांग रहा हूं दोस्तों, अगर लगा हो कि जो पहला दोस्तों फेरा था आप सभी के सामने, जो मैंने पहला फेरा ये आपके सामने लगवाया दोस्तों, अगर तुम्हें लगे कि सच में पसीना मेरी टीम ने बहाया आपके लिए तो कुछ मत करना दोस्तों, मुझे तो केवल आपसे 5 स्टार रेटिंग चाहिए उत्कर्ष ऐप के ऊपर। इतना कर सकते हो तो कर देना दोस्तों। उत्कर्ष ऐप के ऊपर 5 स्टार जो रेटिंग है वो जरूर देना दोस्तों। प्ले स्टोर पर जाकर, कहां? प्ले स्टोर पर जाकर 5 स्टार रेटिंग देना। क्लास कैसी लगी वहां पर दोस्तों जो रिव्यू होगा उसके अंदर एक अच्छा सा रिव्यू दे देना। ये दोस्तों आज
इस क्लास का आपके लिए क्या है दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था आपके 18 जुलाई को जो आपने दोस्तों प्यार दिया था ना, मतलब 2,38,000 का दोस्तों रिकॉर्ड, एक नया रिकॉर्ड दोस्तों उत्कर्ष के नाम आया था शिक्षा जगत के अंदर। तो भाई साहब उसके लिए दोस्तों मैंने आप सभी के लिए ये जो क्लास थी उसे तैयार किया। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जिन्हें केवल सरकारी नौकरी चाहिए उन्हें ही इस क्लास को अटेंड करना है, बाकी किसी को नहीं करना। मैं ज्ञान बांटने नहीं आया दोस्तों, मैं केवल उन सवालों को कराने आया हूं जो आपके पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, उन सवालों को कराने आया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है आपको मजा भी आया होगा। क्लास कैसी लगी दोस्तों, टाइम मैंने सोचा था कि 10:30 तक मैं आपकी क्लास जो है समाप्त कर दूंगा, और देखिए मैंने 10:30 से पहले आपकी क्लास समाप्त कर दी। सवाल बहुत दोस्तों, फिर कह रहा हूं, पेपर में बार बार अगर 7 क्लास आपने ले ली ना तो यूपी पीईटी छोड़ो, तुम तो यूपीएसआई, राजस्थान एसआई, आरएस दोस्तों, पटवार आने वाला है आपका, जो रीट वाला जो एग्जाम है, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो जो होने वाला है दोस्तों, उन सभी के लिए 7 फेरे, 7 क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अच्छी लगी हो क्लास तो एक ही काम करना, बस जाकर दोस्तों उत्कर्ष ऐप के अंदर एक अच्छी सी रेटिंग दे देना दोस्तों, प्ले स्टोर पे जाकर के, और मस्त रहना, खुश रहना। कल सुबह फिर मिलूंगा 6 बजे इसी मंच पर, यहीं पर दोस्तों आपके सामने। रिवीजन के अंदर छुट्टी करना छोड़ दो, सिलेक्शन लो। जिंदगी भर दोस्तों छुट्टी है क्या, एक बार सिलेक्शन ले लो। उस माँ से वादा किया है कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। मैं भी खाना खाता हूं दोस्तों, आप भी मस्त रहिएगा, खाना खा लीजिएगा, खुश रहिएगा दोस्तों। जितना हो सकेगा उतना मैं आपके लिए करूंगा, हमारी टीम आपके लिए करेगी। पटवारी का कल दोस्तों टेस्ट होने वाला है, टेस्ट को अच्छे से देना उत्कर्ष ऐप के अंदर। उसका वीडियो सॉल्यूशन परसों कराएंगे दोस्तों यूट्यूब के ऊपर। उत्तर प्रदेश वालों, सोमवार को तुम्हारे बीच में आ रहा हूं, और राजस्थान वालों, एसआई, दरोगा, पटवारी, तीनों तैयार रहना एक ही साथ में, गोली की तरह दोस्तों अब की बार मेहनत करने वाले। चलिए मस्त रहना। आपने जो प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से आभार दोस्तों। फिर एक बार आप सभी का, मतलब आप सभी दोस्तों 1 लाख से ऊपर अधिक संख्या में 7 फेरों में आए हैं, मतलब तुम्हें शादी तो करवानी है क्या, ये तो समझ में आ गया। शादी तुम्हें करवानी है, हर सैटरडे को फेरा लगेगा क्या, हाँ नोट कर लेना, हर सैटरडे को दोस्तों फेरा लगने वाला है क्या। हर शनिवार रात्रि हमें नींद नहीं आती, तो हर शनिवार को रात को 9 बजे फेरों का आयोजन होगा। तो ये पहला फेरा था, दूसरा फेरा दोस्तों अगले शनिवार को होने वाला है। चलिए मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए मस्त रहना, आराम से तैयारी करना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, महिलाओं, बच्चों, सैनिकों, अन्नदाताओं का सम्मान करना। ये देश की जान है, देश की शान है। जय हिंद, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और